हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश किया गया है जिसका नाम है शांति बिल। हालांकि अभी ये बिल है, राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद ये एक्ट बनेगा। लेकिन इसमें विपक्ष के कुछ कंसर्न्स हैं, या सामान्य रूप से देखा जाए तो कंसर्न्स हैं। और यह बिल इस बात से संबंधित है कि भारत का जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है, इसको प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया जाना चाहिए। किस हद तक दिया जाना चाहिए, या प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी इसमें, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो बिल है, इसका नाम दिया गया है शांति बिल 2025। और इस शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। आसान भाषा में कि भारत की जो ऊर्जा की मांग है, उसमें परमाणु ऊर्जा को कैसे बेहतर तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, परमाणु ऊर्जा की उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को करके हम कैसे अपने जो हमारा पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जो हमारा इतना प्रदूषण हो रहा है कोयले से ऊर्जा बनाने में, या फिर आयात करने में जो पैसा हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं। साथ में आने वाले समय में हम अपनी अर्थव्यवस्था, साथ में हम अपने लोगों का जीवन स्तर कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इतना है इसका मतलब शांति बिल 2025। अभी तक जो हमारा परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र रहा है, उसमें सरकार का पूरा कंट्रोल होता था, चाहे उसका परिचालन हो, चाहे उसका सप्लाई करना हो, या फिर उसका कचरा प्रबंधन करना हो जो बाहर बाद में निकलता है। कोई भी चीज परमाणु ऊर्जा से जो भी चीजें संबंधित होती थी, वो सारा का सारा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती थी। लेकिन अब इस क्षेत्र में भी निजीकरण करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, वो हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह निजीकरण कितना हमारे लिए फायदेमंद है, और इसमें चिंताएं कौन कौन सी हैं, या फिर विपक्ष को किस बात का डर है, और विपक्ष किस चीज़ों की मांग कर रहा है। साथ में आगे हम इसमें कैसे और बेहतर सुधार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इस बिल का आप परिचय ले लीजिए और उद्देश्य। 1962 में एक हमारा ऊर्जा अधिनियम है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, और 2010 का एक नागरिक परमाणु दायित्व अधिनियम है। इन दोनों को ये क्या करेगा, हटाएगा। इसकी जगह पे ये नया बिल जो बन रहा है, अगर ये एक्ट बनता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, अनुमति के बाद, तो ये कहा जाएगा शांति एक्ट। अभी इसको हम बिल कह रहे हैं। बिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये संसद में है। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देते हैं, तो ये हमारा एक्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसको कहा जाएगा शांति एक्ट 2025। कितना बढ़िया सोच समझ के इसका नाम रखा गया है, शांति एक्ट या शांति बिल। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि ये 1962 का अधिनियम और 2010 के एक्ट को हटाना है। इन दोनों की जगह पर एक ही एक्ट होगा जिसको हम शांति एक्ट 2025 बोलेंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि अभी हमारा जो परमाणु ऊर्जा का जो हमारा उत्पादन है, वो है 8 गीगावाट। इसको बढ़ा करके 2047 तक हमको करना है 100 गीगावाट, ताकि जो हमारी ऊर्जा की मांग है, उस मांग की आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा को और बढ़ाया जा सके। ठीक है। तीसरा सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे विवादास्पद चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, अभी उस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि भाई निजी क्षेत्र के हाथों में अब ये चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि निजी क्षेत्र जो इस ऊर्जा के क्षेत्र में आएंगे, वो क्या करेंगे, संयंत्रों का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब रिएक्टर्स बना सकते हैं और उसका संचालन करेंगे। एक चीज़ और होता है, 3 चीज़ें होती हैं ऊर्जा, इसमें परमाणु ऊर्जा के प्रोडक्शन में। एक तो ये होता है कि हम रिएक्टर बनाते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि उसका हम संचालन करते हैं। तीसरा ये होता है कि जो भी रिएक्टर से कचरा निकलता है,
जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक के इस बिल में ये जो दो जिम्मेदारी हैं, रिएक्टर को बनाना और जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट होगा उसका संचालन, ये दो चीज प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो बाई प्रोडक्ट का मैनेजमेंट है, वह अभी भी सरकार के कंट्रोल में होगा। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी अराजक तत्व होते हैं, जितनी भी चीज़ें बदमाशी वाली चीज़ें संभव हो सकती हैं, वो इसके मैनेजमेंट के से ही होता है। और इसमें लापरवाही अगर होगी तो भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाएं घट सकती हैं। मतलब न्यूक्लियर जो बाई प्रोडक्ट है वो बहुत दिन तक वेस्ट के रूप में पड़ा रहता है, इतने जल्दी वो सॉल्व नहीं होता है उसकी समस्या, बहुत दिन तक वैसे ही रेडियो एक्टिव फार्म में पड़ा होता है। तो उसको मैनेज करने का काम अभी भी केंद्र सरकार स्वयं करेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका परिचय और उद्देश्य सबसे पहले तो ये 1962 और 2010 वाले अधिनियम और एक्ट को खत्म करेगा। 2047 तक हमको 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है। तीसरा, निजीकरण, इसमें निजीकरण किया जाएगा, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री इसमें की जाएगी। किस चीज़ के लिए? रिएक्टर्स बनाने के लिए और जो न्यूक्लियर प्लांट होगा उसके संचालन के लिए। ठीक, अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बिल है ना, ये बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव लाएगा हमारी ऊर्जा की आपूर्ति में। अब इसमें अगर हम आगे देखें कि इसकी आवश्यकता हमको क्यों है, परमाणु ऊर्जा में निजीकरण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये कि अर्थव्यवस्था को अगर तीव्र गति देना है, हमको अगर अर्थव्यवस्था में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरना है, तो उसमें ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और केवल हम कोयले से ऊर्जा उत्पादन करके या फिर बाहर से तेल को आयात करके ऊर्जा उत्पादन करके हम नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारी जो ऊर्जा की मांग है उस पे हम लगभग 70% कोयला के द्वारा उत्पादित किए गए ऊर्जा पे हम निर्भर हैं, जो कि एक तो महंगा बहुत पड़ता है, दूसरे वो हमारे पर्यावरणीय दृष्टि से भी खतरनाक है। आने वाले समय में हमको, जैसा कि COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह वादा किया है कि 2007 तक हम अपना जो इमिशन है उसको नेट जीरो कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने यह वादा किया है COP26 में कि 2070 तक जाते जाते जो हमारा इस तरह से पर्यावरणीय, जैसे मान लीजिए कोयले से उत्पादन हो रहा है, कार्बन का जो इमिशन हो रहा है उसको हम जीरो कर लेंगे। तो इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमको जरूरी है कि हम अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को और विकसित करें और बेहतर करें। अब अगर हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो उसमें देखिए परमाणु ऊर्जा सस्ता भी है और स्वच्छ भी है। स्वच्छ ऊर्जा की अगर हम बात करें तो हम पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा हमेशा 24/7 हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि हम कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करें जहां से हमारी ऊर्जा की जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए और वह ऊर्जा हमारे लिए स्वच्छ भी हो और सस्ती भी हो। उसके साथ साथ एक चीज और भी है, वह सुरक्षित भी हो। परमाणु ऊर्जा से उत्पादन करना थोड़ा सा सुरक्षा के लिए खतरनाक होता है, सुरक्षा की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो यदि हम उसको सुनिश्चित कर लेते हैं तो परमाणु ऊर्जा के द्वारा जो हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे वो हमारे लिए स्वच्छ भी होगा और सस्ता भी होगा। आयातित ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम होगी इसके आने के बाद। अब अगर हम बात करें कि इसका मुख्य प्रावधान क्या है, जो मेन चीज है इस बिल का, सबसे पहले तो हमने बताया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी। ठीक, जैसे इसमें हमारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, टाटा हैं, अडानी पावर का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन लेना पड़ रहा है, ठीक है, रिलायंस है, तो इन सब की एंट्री होगी कहाँ पे? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। जो हमारा सरकार है, सरकार के ऊपर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। देखिए, निजी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर निजी क्षेत्र का हम पदार्पण कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव्स दोनों होते हैं। पॉजिटिव क्या होता है कि निजीकरण जो होता है वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आता है, नए नए आइडियाज़ लेकर के आता है और उनके अंदर एक क्षमता होती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने की,
ठीक है, तो उसका हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथ में निजीकरण से यह भी एक खतरा होता है कि जब भी निजीकरण किया जाता है तो कोई भी कंपनी होगी तो अपना लाभ को साइड में जरूर कंसीडर करती है, जबकि जब सरकार किसी चीज़ को, किसी काम को करती है तो वो लाभ को बाद में देखती है। पब्लिक सिक्योरिटी और पब्लिक डिमांड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती है। तो फिलहाल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजीकरण जब होगा तो नई टेक्नोलॉजी विकसित होंगी, नए आइडियाज़ विकसित होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो हम न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं, जो सरकार न्यूक्लियर प्लांट लगाती है तो वो बहुत उसमें पैसा खर्च होता है, तो सरकार का कुछ पैसा भी बचेगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब इन्वेस्ट करेंगी तो, और इन पैसों का प्रयोग जो सरकार है वो अन्य चीज़ों में कर सकती है। एक चीज़ ये होती है कि सरकार को हमेशा उन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो बेसिक नीड होती है जनता की। बाकी देखिए, ऊर्जा भी बेसिक नीड है, लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा की बात की जाए, यदि परमाणु ऊर्जा में हम निजीकरण कर रहे हैं तो इसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही है। जनता को चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा का स्रोत जो है, ऊर्जा किस जगह से बनाई जा रही है, उसमें प्राइवेट लोग जा रहे हैं। ठीक है, ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्कॉम कंपनीज करेंगी, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तो निजीकरण में अब जैसे हमने कहा कि सरकार को उन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ पे ध्यान दो, आप एजुकेशन पे ध्यान ध्यान दो, आप सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दो, आप आवास पे ध्यान दो, ठीक है, आप महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दो। तो सरकार इन सब चीज़ों पे फोकस करेगी, और इन तरह की जो बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी है, उसमें थोड़ा थोड़ा प्राइवेट लोगों की एंट्री करनी चाहिए, मेरा यह मानना है। यदि आपको लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरणीय इसमें एटॉमिक एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में निजीकरण कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप अपने विचार हमको जरूर बताइएगा। तो प्रमुख प्रावधान में अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो प्रावधान यही है कि निजी प्लेयर्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनकी एंट्री की जा रही है। दूसरा ये कि जैसा हमने कहा कि सरकारी नियंत्रण स्टिल बना रहेगा किस चीज़ पे, ईंधन संवर्धन और रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन में। ये सबसे बड़ा बवाली चीज़ होता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है कौन लिया है, अभी भी सरकार के नियंत्रण में रहेगी। और तीसरा सबसे बड़ा जो इसमें प्रावधान है कि अभी तक हम बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स लगाते थे, ठीक है, अब बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स की जगह पर हम छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, छोटे न्यूक्लियर प्लांट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो छोटे जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उनकी कीमत कम होती है, उनको असेंबल करना आसान होता है, उनको कंट्रोल करना आसान होता है, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा तीसरा प्रावधान है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का हम प्रयोग करेंगे। 300 मेगावाट तक के छोटे रिएक्टर्स जो कि फैक्ट्री में बनाए जाएंगे, और जहां पे लगाना है वहां पे ले जा करके इनको असेंबल करके लगाया जाएगा, और उसके बाद उसको संचालित किया जाएगा। ठीक, अगला जो मुख्य प्रावधान है दायित्व सुधार में, ठीक है, लाइबिलिटी। जो पहले क्या होता था कि पहले के जो हमारे एक्ट थे उसमें दो चीज़ होती है। देखो, एक तरह से आप ये समझो कि ये कोई न्यूक्लियर प्लांट है, तो इसमें दो प्लेयर शामिल होंगे। एक होगा जो इसको संचालित कर रहा है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये होगा कि जो इसमें चीज़ें यूज हो रही हैं, जो प्रयोग हो रही हैं, उसका एक सप्लायर भी होगा कोई, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लियर प्लांट जब चलता है तो उसमें दो लोग प्रमुख होते हैं। एक तो होता है संचालित, जो संचालित करने वाला है, संचालक। दूसरा इसमें प्रयोग होने वाले सामानों का एक सप्लायर होता है। तो पहले के जो हमारे कानून थे उसमें यह था कि यदि इस प्लांट में कोई दुर्घटना होती है तो इस दुर्घटना से जो नुकसान होता है या दुर्घटना का जो दायित्व है, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, पहले के कानून में यह था कि जो संचालक है उसके ऊपर भी मुकदमा किया जाएगा, और जो इस न्यूक्लियर प्लांट में जो सामान लगा हुआ है उसका जो सप्लायर है इसके ऊपर भी केस दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस नए कानून में, नए बिल में यह कहा गया है कि जो दायित्व है दुर्घटना की स्थिति में वो केवल ऑपरेटर की होगी, आपूर्तिकर्ताओं पर इसका दायित्व बहुत ही सीमित होगा। हालांकि इंडिया में यह पहली बार ऐसा बिल में डाला गया है, जबकि ये अन्य देशों में जैसे यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है, वहाँ पे ये पहले से है कि दुर्घटना की स्थिति में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो
उत्तरदायी माना जाएगा वो जो है संचालक रहेगा, सप्लायर का उतना ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अब ये चीज़ इंडिया में भी किया जा रहा है। ठीक, ये हो गया चौथा प्रावधान। पांचवा ये है कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है इंडिया की, इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दर्जा दिया जाएगा, मतलब इसको वैधानिक दर्जा दिया जाएगा, और ताकि ये सुरक्षा के मानकों को कड़ा कर सके और अच्छे से इसकी निगरानी कर सके। तो इस जो बिल में मुख्य रूप से कितने प्रावधान है? 5 प्रावधान है। नंबर 1, निजी क्षेत्र की भागीदारी दी जाएगी। किस चीज़ के लिए? संचालन के लिए और रिएक्टर को बनाने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार इसके रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन और संवर्धन स्वयं करेगी। तीसरा, बड़े प्लांट, बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जगह पे हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रयोग करेंगे। चौथा, दायित्व तो सुधार किया गया, अब केवल ऑपरेटर की ही जिम्मेदारी होगी दुर्घटना की स्थिति में। और हमारा जो AERB है, इसको जो है वैधानिक दर्जा दे करके इसको और मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, इस पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? इस पे फोकस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में कहीं इसको फैक्ट्री स्थापित करके बनाया जा सकता है। पहले क्या होता था कि कोई भी न्यूक्लियर प्लांट जब हम इस्टेब्लिश करते थे तो उससे संबंधित जितने भी रिएक्टर्स जो भी जितनी भी चीज़ें होती थी, जितने भी इक्विपमेंट्स होते थे, सब वहीं पे बनते थे और वहीं पे असेंबल होते थे। अब क्या होगा कि हम ये जो छोटे रिएक्टर्स हैं, इनको हम फैक्ट्री में बना सकते हैं और फैक्ट्री में बना करके जहाँ पे हमको इनको स्थापित करना है उस साइट पे ले जा करके हम स्थापित करके संचालित कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अब हमको बहुत ज़्यादा बड़े जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कुडनकुलम परियोजना था, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत विरोध किया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहा है और सीधी सी बात है, जो जगह ज़मीन जा रही है वो तो जा ही रही है, साथ में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो प्रदूषण का खतरा था वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है, जब छोटे रिएक्टर्स होंगे तो उसका भी जो खतरा है, खतरे की संभावना है, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसका फैक्ट्री में निर्माण होगा, साइट पे ले जा करके हम असेंबल कर देंगे। अब चूंकि रिएक्टर छोटा है तो इसके निर्माण में भी समय कम लगेगा और इसमें पैसा भी कम लगेगा। पुराने थर्मल प्लांट की जगह स्थापना संभव होगा, मतलब जो हमारे पुराने थर्मल प्लांट्स हैं जो इनएक्टिव हो गए हैं या फिर जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, जैसे कुडनकुलन टाइप के, वहाँ पे भी हम ले जा करके इनको लगा सकते हैं। ठीक है, छोटी चीज़ें रहेंगी तो उसकी सुरक्षा मानक को भी अच्छे से किया जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पैसिव कूलिंग सिस्टम है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक बार आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि 2 तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि एक्टिव और पैसिव कूलिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। अब अगर हम बताएं कि ये दायित्व कानून में जो सुधार किया गया है, चर्चा तो हमने पहले ही कर लिया है कि 2010 में बहुत सख्त कानून था कि इसमें जो है मुकदमा का जो प्रावधान था वो दोनों पे होता था, जो आपूर्तिकर्ता होता था उस पर भी लागू होता था। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता था कि जो विदेशी कंपनियां थीं वो भारत में निवेश नहीं कर पाती थी। वो इस बात से डरती थी कि कल को अगर कुछ घटना घट जाती है तो मान लीजिए हमने तो केवल सामान सप्लाई किया, वहाँ परिचालन में अगर कोई दिक्कत हुई, ऑपरेशन में कोई दिक्कत हुई, तब भी हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ों से क्या होगा कि जो बाहर की कंपनी है वो हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आगे आएंगी और केवल पैसा ही नहीं आएगा बल्कि उनके साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी भी आएंगी। ठीक है, शांति बिल में यही किया गया कि दायित्व को मुख्य रूप से ऑपरेटर के ऊपर किया गया। जो सप्लायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत कम कर दिया गया और जो ऑपरेटर हैं, जो संचालक हैं, इनकी भी एक सीमा निश्चित कर दी गई कि इस सीमा तक ऑपरेटर जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे अमेरिका की वेस्टिंग हाउस कंपनी है या फिर GE है या फ्रांस की अरेवा कंपनी है, तो ये सब कंपनी का मोराल बूस्ट होगा। ये भी जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगी, आगे आएंगी। अगर हम बात करें कि इसमें समस्याएं क्या हैं, इस बिल में समस्या क्या है, विपक्ष की बात अलग है कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या इनके कंसर्न सही हैं या फिर इस बिल में ये कंसर्न है, इसमें हमको सुधार की ज़रूरत है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुनाफा को जो है सुरक्षा से ऊपर रखा जा रहा है, ऐसा विपक्ष का मानना है। क्यों? आपूर्तिकर्ताओं को दायित्व से मुक्त करना जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा।
ठीक। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये मतलब कुछ पॉइंट तक मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ से, कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, जैसा कि हमने बात किया कि प्राइवेट कंपनी का एक बहुत बड़ा मोटिव ये होता है कि वो उस चीज़ से प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जनता की सुरक्षा को प्राइवेट कंपनी दांव पे लगा दे। तो एक ये कंसर्न है सुरक्षा को लेकर के, कि मुनाफा को ध्यान में रखेंगी प्राइवेट कंपनी की सुरक्षा को। दूसरा ये है कि जब हम प्राइवेट कंपनीज से अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करवाएंगे, या प्राइवेट कंपनीज के साथ हम न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करेंगे, तो चूंकि देखिए मैनेजमेंट में और ऑपरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हमारा कोई इंफॉर्मेशन या हमारा कोई ऐसा एक्टिव पदार्थ किसी अराजक तत्व के हाथ में लग गया, तो सबसे बड़ी जो मुद्दा बाहर निकल के आएगी वो होगी राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, और परमाणु सामग्री के दुरुपयोग का खतरा। ये जेन्युइन कंसर्न है, ये कंसर्न को दूर करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, विपक्ष ये बात कर रही है, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि यदि हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा, तो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू हो जाएगा, और साथ में जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और एक ये है कि संघवाद का उल्लंघन किया जा रहा है इस बिल में। विपक्ष का कहना ये है कि रिएक्टर आप कहीं पे भी लगाओ, वहाँ पे जो ज़मीन है और जो जल है वह दोनों किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन रिएक्टर की स्थापना में, उसके परिचालन में, उससे संबंधित किसी भी तरह के निर्णय को लेने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार ले रही है। इसमें स्टेट्स को बाईपास कर रही है। ठीक है, इस तरह से आप समझिए। तो यह संघवाद का उल्लंघन है कि सारा काम तो हमारे स्टेट में हो रहा है, परंतु निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। तो विपक्ष का यह भी एक चिंता है। दूसरा यह है कि कोई भी बिल यदि उस पर विचार करना है या थोड़ा सा विवादास्पद है, तो विपक्ष का कहना यह है कि इसकी पहले संसदीय जांच करवा लेनी चाहिए थी, या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था, ताकि इसका रिव्यू किया जा सके, इसके पॉजिटिव निगेटिव्स देखा जा सके। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जल्दबाजी में कोई बिल पास नहीं करना चाहिए, यदि जबकि वो इतना महत्वपूर्ण बिल हो। ठीक है, इस बिल को संसद में पेश करने से पहले इसकी संसदीय जांच होनी चाहिए थी। अगला यह है कि एकाधिकार का डर है। कैसे? देखिए, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना यह खिचड़ी बनाने जैसा आसान तो है नहीं। जब भी कोई कंपनी इसमें आगे आएगी, तो सीधी सी बात है, कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास ऐसी क्षमता है कि वह न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्टेब्लिश कर सके, उसको स्थापित करके उसका परिचालन कर सके। तो विपक्ष का डर ये भी है कि जो गिने चुने कारपोरेट कंपनी हैं वही इस क्षेत्र में आगे आएंगी और फिर मनमानी तरीके से काम करेंगी। इसलिए विपक्ष को एकाधिकार का, मोनोपोली का डर है। जेन्युइन कंसर्न है। अगर हम कंसर्न की बात करें इस बिल में, तो ये 5 कंसर्न्स हैं हमारे। पहला तो ये कि पब्लिक सिक्योरिटी, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, तीसरा स्टेट सिक्योरिटी, चौथा क्या संसदीय जांच होनी चाहिए थी कि नहीं, और पांचवा मोनोपोली हो सकती है, मोनोपोली की संभावना है। अब अगर हम इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो वही बात है, सुरक्षा बनाम लाभ हमने बात कर लिया कि भाई प्राइवेट कंपनी है तो उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। दूसरा, नियामक की स्वतंत्रता, मतलब जो हमारा AERB है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसको और हमको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। और प्राइवेट कंपनी के एंट्री के बाद न्यूक्लियर प्लांट में या न्यूक्लियर एनर्जी के उत्सर्जन में कुछ न कुछ उसमें चिंता का विषय हो सकता है। चौथा यह है कि भाई कचरा प्रबंधन का क्या इंतजाम है। आज भी चूंकि देखिए हजारों सालों तक ये खतरनाक ही होते हैं, और इसकी जिम्मेदारी, वित्तीय जो बोझ है इसका, कौन इसको वहन करेगा। मान लीजिए बाई प्रोडक्ट जो निकल रहा है, चलो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो इसका मैनेजमेंट है वो हम करेंगे, लेकिन जब पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी सप्लायर है, प्राइवेट कंपनी उसका ऑपरेटर है, तो जो कचरा निकलेगा उसके प्रबंधन का पैसा कहाँ से आएगा।
ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो कचरा है उसका प्रबंधन कायदे से किया जा सके। और दूसरा, एकाधिकार की संभावना है, जैसा कि हमने कहा मोनोपोली हो सकती है, तो सरकार को यह चाहिए कि कोई केवल कुछ ही कारपोरेट घराने इसमें ना आए, बल्कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इस मोनोपोली को रोका जा सके। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा तुलनात्मक विश्लेषण कर लें, तो जो फ्रांस है, फ्रांस आज भी अपनी पूरी ऊर्जा का लगभग 70% एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त करता है, न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त करता है। वहीं पे भारत की स्थिति ऐसी है कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, वो मात्र 3% है। तो इसको हमको बढ़ाना है। ठीक, आप यूएसए का देख सकते हैं, फ्रांस सबसे ज़्यादा है, चीन का देख सकते हैं, रसिया का देख सकते हैं, और इसमें सारी अगर तुलना हम करें तो इसमें सबसे नीचे भारत का है। ठीक, केवल 3%। अगर हम बात करें कि भाई निष्कर्ष क्या है इस पूरे निजीकरण का, तो निष्कर्ष ये है कि प्राइमा फेसी तो ये साहसिक कदम तो है, प्राइवेट क्षेत्र में न्यूक्लियर क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को ले आना, यह एक साहसिक कदम है। क्यों? क्योंकि भाई हर गवर्नमेंट इस तरह का साहस नहीं कर सकती है, और इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ में जो हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको हम कम करके अपना जो हमारा क्लाइमेटिक टारगेट्स हैं COP26 में या अन्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, निजी पूंजी का लाभ हमको मिलेगा, न केवल पूंजी बल्कि टेक्नोलॉजी का भी हमको लाभ मिलेगा, जो विदेश की टेक्नोलॉजी है। अब देखिए क्या है ना, कि लगभग हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप अगर यूएसए का देखिए तो यूएसए में जैसे इस पूरा स्पेस को ही उसने प्राइवेटाइज कर रखा है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में उन्होंने प्राइवेटाइज कर रखा है। तो प्राइवेटाइजेशन को अगर रेगुलेटरी तरीके से बढ़िया से रेगुलेट करके किया जाए तो वो गलत नहीं है, वह बल्कि हमको ज़्यादा पूंजी और टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना है हमको, कहीं पे भी, चाहे वो पब्लिक की सुरक्षा हो या राष्ट्र की सुरक्षा हो, इससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, अभी तो फिलहाल ये बिल है, इस पे चर्चा होगी संसद में, फिर ये एक्ट बनेगा। अगर इसको अच्छे तरीके से लागू किया गया, सभी कंसर्न्स को दूर किया गया, तो यह हमारे ऊर्जा की क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम साबित होगा, और विकसित राष्ट्र बनने में एक अच्छा अपना योगदान ये देगा। तो हमारे ख्याल से तो भारत के लिए ये एक अच्छी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। बाकी अगर आपको कुछ इसमें बताना है, आपको कुछ इसमें कहना है, तो आप इसमें बता सकते हैं। और कोई और पॉइंट है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप कह सकते हैं।